हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री का 8वां दिन का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले है कि क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, सत्य है। अब देखते हैं चारों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कहाँ पे सत्य है। वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यह यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। अब है गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। फिर है सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर जनवरी के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। तो क्या किया जाता है क्वेश्चन में ना, कभी कभी लॉजिकल इस प्रकार का एरर होता है कि आप उसको कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा तो तुरंत मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि आप जनवरी में कोई फसल रोपा जा रहा है और अगली बाढ़ आने फिर अप्रैल, तो ये जो है फसल का अंतराल 2 महीना में ऐसा फसल नहीं है कि तैयार हो जाता है। ठीक है, गेहूं हो या चावल हो। तो यहाँ ध्यान देना है जनवरी की जगह पे नवंबर होगा। नवंबर महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो दिया जाता था और अगला बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने तक उसे काट लिया जाता था। ठीक है, तो ये डी में ही गलत है। आइए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हुआ। और भी पॉइंट थोड़ा देख सकते हैं कि कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो खूड़ या हल रेखा उसी को बोलते हैं, खुड़ नहीं पढ़ेंगे, कुड़ देखे गए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का उपयोग होता था। ठीक है, और ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। ठीक है, उन्हें 9 प्रकार के अनाजों का ज्ञान था। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए कहाँ के लोग इसे सिंडन कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन है, यूनान है, मिस्र है, पुर्तगाल है। तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। और कहाँ के लोग इसे सिंडन कहते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा यूनान के लोग। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। चावल, बाजरा, रागी, लोथल, रोजदी, रंगपुर। तो चावल जो है रंगपुर में हो जाएगा, बाजरा जो है लोथल में हो जाएगा और रागी जो है रोजदी में हो जाएगा। यानी कि CAB का सीरीज मिल रहा है, कैब। तो CAB ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं, गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। सिंधु हल के प्रयोग से परिचित थे।
कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। सिंधुवासी हाथी एवं घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे। तो क्वेश्चन यहाँ है सत्य ढूंढना। ठीक है, कह रहा है घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मृण मूर्ति, जिसको टेराकोटा बोलते हैं, साथ ही मिट्टी की बर्तन, ठीक है, से मिला है। और शेर का साक्ष्य गुजरात से मिला है। तो असत्य कथन यही है कि शेर का साक्ष्य जो है इस काल में मिला ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी है बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, सभी के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े, हाथी के भी मिले हैं, बट शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। और इस अपवादित क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला साड़ विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त गधे और ऊँट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवर में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैर के निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी एवं घोड़े से परिचित थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि हाथी व घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु पालने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मृण मूर्ति से मिला है। और भी देख सकते हैं, हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण, यानी भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। बंदर, भालू, खर्रा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मुहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गेंडे से भी परिचित थे। चलिए 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे में टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। फिर है तांबा राजस्थान की खेतरी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तीसरा है हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा अधिक है। फिर चौथा, हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरू के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। अब देखिए यहाँ पे एक और लॉजिक देखना है कि सारा में 3 है। ठीक है, टोटल ऑप्शन यहाँ पे कथन 4 है और जितने भी ऑप्शन आपको चुनना है आंसर के रूप में उसमें क्या है 3 है, मतलब कि एक 100% कोई ना कोई गलत होगा। तो अब यहाँ पे फोकस क्या सही है उस पर नहीं रखकर आपको ये ढूंढना होगा कि गलत कौन है। तो यहाँ पे गलत जो है देखिए, हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा अधिक है, ये गलत है, उसमें टीन की मात्रा कम है। ठीक है, तो अब 3 हटा के 1 2 4 ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा हड़प्पाई लोग कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे में टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा राजस्थान की खेतरी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थल में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरू यानी कांस्य शिल्पियों के समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। आगे देखते हैं, और भी है। तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था।
ठीक है। सूत काटने का वो जो हैंडलूम टाइप का कुछ होता है उसी को हिंदी में तकलिया कहते हैं। ईंट की विशाल इमारतें दर्शाती है कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। करा हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये मृद भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। तो यहाँ पे सत्य कथन चुनना है और फिर यहाँ पे ऑप्शन 3 है, उसी मेथड से इसको ढूंढेंगे। वे विनिमय के माध्यम के रूप में धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे। आगे उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। चौथा है, हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मनी, जिसको बोलते हैं लापिस लाजुली, का सुदूर व्यापार किया था। और ध्यान में देना है कि ये अफगानिस्तान से प्राप्त होता है उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है कि वे विनिमय के माध्यम के रूप में धातु सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। विनिमय का माध्यम शायद उस वक्त वस्तु ही था, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 यदि गलती हो गया तो 1, 3 और 4 ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थीं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चंदुरों से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। आगे देखते हैं, उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अगला है यहाँ पे कि हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मनी, जिसको लापिस लाजुली का कहते हैं, का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा काल में आयातित कच्चा माल को उनके क्षेत्र से सही मिलान करें। यहाँ पे है आयातित कच्चा माल और क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे चांदी, हरितमणि, तांबा और शंख। तो चांदी जो है ये ईरान से प्राप्त होता है, ठीक है, होता था उस वक्त की बात है, ठीक है। और हरितमणि, तो हरितमणि जो है दक्षिण एशिया से, तांबा जो है बलूचिस्तान से और शंख जो है ये दक्षिण भारत से। और ये आपका ऑप्शन में मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये तो बी में मिल रहा है ना, बी होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे और कुछ देख सकते हैं कि कौन सा कच्चा माल किस क्षेत्र से मंगाया जाता था, ठीक है। ये हड़प्पा काल के समय में चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान, टीन अफ़गानिस्तान और ईरान, सोना अफ़गानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत, और लाजवर्द मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान, तांबा खेतड़ी, राजस्थान या बलूचिस्तान, नील रत्न मणि बदखसा, अफ़गानिस्तान, सिल्क खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, नीलमणि महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, और हरितमणि
एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे हरितमणि के लिए हो जाएगा, ठीक है। एशिया की बात जो किए थे, ठीक है, दक्षिण एशिया ना, वो हो जाएगा। यहाँ पे टाइप करने में छूट गया है, तो यहाँ हरितमणि। उसके बाद आप शंख और कौड़ियाँ के लिए सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत होगा, ठीक है। हरितमणि के लिए दक्षिण एशिया याद रखिएगा, यहाँ टाइपिंग में छूट गया है। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र में, और सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, सारगोन के सुमेरियन लेख में किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है? तो सारगोन के सुमेरियन लेख में किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है? ईरान, अफगानिस्तान, बहरीन और फारस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बहरीन, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लूथल से प्राप्त गोदीबारा के साक्ष्य से होती है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन, ठीक है। ये जो दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है वो नाम है दिलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य में स्थित थे। दिलमुन की पहचान फारस के खाड़ी के बहरीन से की जाती है। सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन, और बहरीन को दिलमुन भी कहते हैं, को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। करा है मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहां से हड़प्पा प्रकार की गुड़ियाँ प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं, हड़प्पा कालीन प्रशासन संबंधी इतिहासकारों के मत से संबंधित यहाँ मिलान करना है। हंटर, तो हंटर के लिए हो जाएगा कि राजा। अच्छा, हड़प्पा कालीन प्रशासन किस प्रकार का था? अलग अलग इतिहासकार ने उस पर अपना अपना मत दिया है। तो यहाँ हंटर के बारे में आप देख सकते हैं कि हंटर राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक शासन था, ऐसा हंटर ने कहा। अब मैके क्या बोलता है? तो मैके है जो ये बोलता है कि मैके हड़प्पा कालीन प्रशासन के बारे में प्रतिनिधि शासन कहता है। उसके बाद बी वी अस्टुर्प ये है जो गुलामों पर आधारित शासन था हड़प्पा कालीन, ऐसा अनुमान लगाता है, ठीक है। और व्हीलर क्या अनुमान लगाता है? ठीक है, इस वक्त का ज़्यादातर इतिहास अनुमानित है, ठीक है। तो वो क्या अनुमान लगाता है? मध्यम वर्गीय शासन एवं धर्म की महत्ता को स्वीकारा, ये व्हीलर ने कहा था। और जितना भी मिलाया गया है ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार से, अच्छा अभी और क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं कि हंटर ने कहा था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक शासन था। व्हीलर को बोला था मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता। फिर है अस्टुअर्ट पिगट, पुरोहितों का शासन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी माना। मैके प्रतिनिधि शासन, बीवी अस्टुर्प गुलामों पर आधारित और लोकप्रिय विचार, व्यापारियों का शासन, ठीक है। लोकप्रिय विचार जो रखा है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विचार है कि व्यापारियों का शासन। हड़प्पा कालीन प्रशासन के संबंध में ज़्यादा जो लोकप्रिय विचार है वो है व्यापारियों का शासन, ठीक है। ये मेनली ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय अधिक, शांति प्रिय कम थे। तीसरा है, सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। चौथा है, वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। अब यहाँ पे गलत क्या है? तो देखिए ऑप्शन 2 में, ठीक है, थोड़ा और टाइप का आपको दिख रहा है कि सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय अधिक और शांति प्रिय कम थे। यहाँ उल्टा कर देना है कि सैंधव सभ्यता के लोग शांति प्रिय अधिक और युद्ध प्रिय कम थे, ठीक है। तो
ये गलत है और यहाँ चुनना सत्य है, तो बाकी 1 3 4 ऑप्शन सी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया आज का 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से। तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी तो होगा ही, देख लेते हैं। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृदेवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक थे। इस प्रकार से अभी और है, सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ यहाँ पे कुछ छोटा है, ठीक है ना, गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस हो सकता है। अच्छा, तरबूज के साथ गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता था, ये है। क्रय वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से देख लिया। तो अब मिलते हैं कल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, नो सॉरी ज्योग्राफी नहीं, कल पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही।